चलिए आज का अपना टॉपिक है बेटा पार्टनरशिप एंड इंट्रोडक्शन। क्लास 12 आरबीएसई और सीबीएसई दोनों के लिए चलेगा ये बेटा। इसमें सबसे पहले हम पार्टनरशिप में 5 चैप्टर है अपने टोटल। पार्टनरशिप एंड इंट्रोडक्शन है, एडमिशन है, चेंज इन पीएसआर है, डेथ है, रिटायरमेंट है और डिसोल्यूशन है। ये लगभग अगर बात की जाए तुम्हारे तो बेटा ये आएगी तुम्हारे लगभग 35 मार्क्स की। पार्टनरशिप आएगी तुम्हारे लगभग 35 मार्क्स की। 32 भी हो सकते हैं, 34, 33, 35, मतलब लगभग 35 मार्क्स ऑन एन एवरेज। ठीक है, आज अपन स्टार्ट करते हैं बेटा पार्टनरशिप से। तो देखिए पार्टनरशिप में होगा क्या। एक फोटो बना रखा है मैंने, देखो समझना इसको ढंग से। दो बंदे हैं ए और बी, इन दोनों ने डिसाइड किया है, दोनों फ्रेंड है, तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम बिजनेस करते हैं, तो इन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा। तो यहाँ पे जो दो पर्सन है ए और बी व्यक्ति है, इनको हम बोलेंगे पार्टनर। क्या बोला जाएगा? पार्टनर, या फिर बोलेंगे साझेदार। यानी कि ऐसा बंदा जो दूसरे बंदे के साथ बिजनेस के लिए क्या कर रहा है, एक एग्रीमेंट कर रहा है, या फिर उनके साथ बिजनेस के लिए क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूशन कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? साझेदार। जिस नाम से बिजनेस चालू करा उसे हम क्या बोलेंगे? फर्म। पार्टनरशिप फर्म, हिंदी में भी हम इसे फर्म ही बोलेंगे, फर्म। ये लीजिए साहब, ठीक है। अब पार्टनरशिप है, एक बिजनेस है, तो कोई लॉ होना चाहिए। तो अगर लॉ की बात करें तो वो है अपना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। याद रखना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। देखो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है क्या? शुद्ध हिंदी में बोले तो भारतीय साझेदारी अधिनियम, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। पार्टनरशिप के ऊपर कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होता है, कौन सा अधिनियम लगता है? तो अधिनियम जो कानून है वो है अपना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। अगर बात की जाए ये कब अप्लाई हुआ था, तो बेटा ये अप्लाई हुआ था, अप्लाई बोले तो लागू, ये हमारा लागू हुआ था बेटा 1 अक्टूबर 1932 को। डेट याद रखें, 1 अक्टूबर 1932 को ये क्या हो गया था? लागू हो गया था। आगे बढ़ते हैं। देखो आगे अगर बात की जाए तो इसी में मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन यानी कि नंबर ऑफ पार्टनर की बात कर रखी है कि कितने नंबर ऑफ पार्टनर होने चाहिए। पार्टनर मतलब साझेदार, साझेदारों की संख्या। साझेदारों की संख्या में बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज है वो याद रखना, एक है न्यूनतम, न्यूनतम को शुद्ध इंग्लिश में बोलेंगे हम मिनिमम, एक है अधिकतम, बोले तो मैक्सिमम। नंबर ऑफ पार्टनर अगर मिनिमम की बात करें तो मिनिमम पार्टनरशिप में बंदे होने चाहिए 2 और मैक्सिमम होने चाहिए 50। मिनिमम बंदे कितने होने चाहिए? 2 और मैक्सिमम होने चाहिए बेटा 50। याद रहेगा। अब यहां से जो क्वेश्चन आता है वो याद रखना। क्या क्वेश्चन आएगा वो देखो कि जो ये मिनिमम नंबर दे रखे दो, ये दे रखा है बेटा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, और जो मैक्सिमम नंबर दे रखे ये दे रखे कंपनी एक्ट 2013। एक्ट का मतलब होता है हिंदी में अधिनियम, कानून। याद रखना, यहां से क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना। मिनिमम जो पार्टनर की नंबर की संख्या दे रखी है, मिनिमम दे रखी है 2, वो दे रखा है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। जो मैक्सिमम नंबर दे रखे 50, वो दे रखे हमारे कंपनी एक्ट 2013 में। डन है? पक्का? बढ़े आगे चलिए। अब आगे की बात करते हैं अपन। अब दो पार्टनर है,
ए एंड बी, तो इनके बीच में एक एग्रीमेंट भी होगा। क्या होगा? एक एग्रीमेंट। एग्रीमेंट को हम बोलते हैं समझौता, क्योंकि ए और बी मिलकर अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम अपन ने रखा था ए बी एंड कंपनी, ए बी एंड सन्स या मेसर्स ए बी। तो एग्रीमेंट की अगर बात की जाए तो एग्रीमेंट यहां पे दो तरह का होगा। एग्रीमेंट दो तरह का होगा बेटा, ओरल एग्रीमेंट और रिटर्न एग्रीमेंट। ओरल एग्रीमेंट को हम बोलते हैं मौखिक समझौता और इसी को बोला जाएगा लिखित समझौता। मौखिक समझौता और लिखित समझौता, ठीक। ओरल यानी कि मुंह से बोल के हमने एग्रीमेंट कर लिया, दो दोस्त थे, दोस्तों ने बिजनेस चालू करा तो ठीक है, मौखिक ओरल एग्रीमेंट से काम चल जाएगा। एक होता है रिटर्न एग्रीमेंट। अगर बेस्ट की बात करें कि ओरल बेस्ड है या रिटर्न बेस्ड है, तो बेटा ध्यान रखना सबसे बेस्ट हम किसको बोला जाएगा? रिटर्न एग्रीमेंट बेस्ट होता है। रिटर्न एग्रीमेंट क्या होता है? बेस्ट। यहां से बहुत सी बार क्वेश्चन आता है, समझना कि रिटर्न एग्रीमेंट बेस्ड क्यों होता है, क्यों हम रिटर्न एग्रीमेंट ही करें। तो बेटा रिटर्न एग्रीमेंट करने के तीन रीजन हैं, तीन कारण हैं। पहला याद रखना, RDL। दूसरा सॉल्व मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब गलतफहमी। तीसरा रिजॉल्व सॉल्व मिसअंडरस्टैंडिंग और तीसरा रिजॉल्व डिस्प्यूट। डिस्प्यूट मतलब होता है लड़ाई झगड़े, झगड़े या झगड़ा। क्या है रिटर्न एग्रीमेंट बेस्ड क्यों है? तो बेटा इसके तीन रीजन है। पहला RDL, नाम याद रखो भी, फिर मैं फुल फॉर्म बताऊंगा क्या है RDL, दूसरा मिसअंडरस्टैंडिंग और तीसरा है डिस्प्यूट। अब समझना, रिटर्न एग्रीमेंट का मतलब हो गया सब कुछ लिखा हुआ है। एक स्टाम्प पेपर रहेगा, स्टाम्प पेपर में अपन ने सारी टर्म्स एंड कंडीशन, पार्टनर का नाम, पता, सब क्या कर रखा है अपन ने, जो भी पार्टनरशिप के लिए जरूरी वो सब हमने कहां लिख दिया? रिटर्न एग्रीमेंट में। ये एक स्टाम्प पेपर पे होता है। अब रिटर्न एग्रीमेंट बेस्ड क्यों है? तो इसके लिए तीन रीजन है। पहला RDL, RDL मतलब राइट, ड्यूटी और लायबिलिटी। हर पार्टनर के राइट मतलब कर्तव्य, अधिकार, ड्यूटी मतलब कर्तव्य और लायबिलिटी मतलब दायित्व भी डिसाइड करने के लिए हम क्या करते हैं? रिटर्न एग्रीमेंट करते हैं। इससे पता चल जाएगा कौन क्या काम करेगा। तो राइट, ड्यूटी और लायबिलिटी डिसाइड करने के लिए हम क्या करते हैं? एग्रीमेंट करते हैं। दूसरा आसानी से पता चल जाता है उसमें, अगर पार्टनर के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कोई गलतफहमी हो जाती है, तो हम इस रिटर्न एग्रीमेंट को देख के उस गलतफहमी को क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तीसरा, अगर डिस्प्यूट हो जाता है, झगड़ा ही हो जाता है, मामला केस कोर्ट में चला गया, तो उसके लिए ये कोर्ट के लिए ये क्या है? एक एविडेंस है और रिटर्न एग्रीमेंट में जो लिखा होगा उसी के अनुसार हम इस डिस्प्यूट को क्या करेंगे? रिजोल्व करेंगे, सोल्व करेंगे, झगड़े को क्या करेंगे? सुलटारा करेंगे। डन है? आगे बढ़ते हैं। अब जो ये रिटर्न एग्रीमेंट होता है राजा, इसे बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। नाम याद रखना, पार्टनरशिप डीड। हिंदी में बोलते हैं साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख बोल दो या विलेख बोल दो, पर ज्यादातर अपन याद रखना डीड ही याद रखेंगे। डीड का मतलब पार्टनरशिप डीड की बात हो रही है, और हिंदी मीडियम वाले भी कोशिश करना इंग्लिश में याद रखें डीड। अब पार्टनरशिप देखो, यहां पे क्वेश्चन आता है बेटा, याद रखना वो क्वेश्चन, शॉर्ट नोट ऑन पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड पे एक शॉर्ट नोट लिखी है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए पार्टनरशिप डीड पे अगर शॉर्ट नोट लिखते हैं तो क्या आएगा? आओ साहब, ये पार्टनरशिप डीड, इट इज अ रिटर्न एग्रीमेंट।
ये कौन सा एग्रीमेंट है? एक रिटर्न लिखित समझौता। यह एक लिखित समझौता है। यह एक क्या है? लिखित समझौता है, रिटर्न एग्रीमेंट है। इट इंक्लूड्स टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप यानी कि इसमें साझेदारी के नियम व शर्तें लिखी जाती है, लिखी होती है, लिखी जाती है। डन है? एक और पढ़ना, इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अदर नेम, अन्य नाम, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। हिंदी में बोलते हैं साझेदारी पार्षद। इसी का एक और नाम क्या है? आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी पार्षद भी बोला जाता है। अब इसमें क्या क्या चीजें लिखी होती है मैं ब्रीफ बता देता हूं। इट इंक्लूड्स, इसमें निम्न चीजें शामिल होती है। पहला, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, पार्टनर का नाम, साझेदार का नाम और पता। नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फर्म का नाम पता। साझेदारों द्वारा लगाई गई कैपिटल, पूंजी। नेक्स्ट, ड्राइंग, कौन साझेदार कितनी ड्राइंग कर सकता है पूरे साल में, उसके बारे में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, लाभ हानि अनुपात, कि हम प्रॉफिट को या हानि को किस रेशो में बांटेंगे वो भी यहीं लिखा रहेगा। मेथड ऑफ गुडविल, गुडविल की हम कैलकुलेशन कौन सी मेथड से करेंगे? गुडविल बोले तो ख्याति, ख्याति के मूल्यांकन की विधि। नेक्स्ट, ख्याति के मूल्यांकन की विधि होगी। उसके बाद बात करते हैं आईओसी, आईओडी, आईओएल, और एक है अपना अकाउंटिंग पीरियड। और अन्य कोई मैटर, और कोई भी जो भी मैटर हो वो हम यहां लिख सकते हैं, पर 5 से 6 पॉइंट तुम्हें याद रखने हैं। चलिए, आईओसी का मतलब होता है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोले तो पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज। आईओडी मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बेटा होते क्या है ये अपन सब पढ़ेंगे आगे, इनकी कैलकुलेशन भी सीखेंगे, परेशान नहीं होना है। ड्राइंग को बोलते बेटा अपन आहरण, आहरण पर ब्याज। ड्राइंग समझते हो ना? आहरण पर्सनल यूज के लिए या डोमेस्टिक यूज के लिए, व्यक्तिगत उपयोग के लिए जब बिजनेस में से कोई पैसा या गुड्स से निकाला जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ड्राइंग बोलेंगे। आईओएल का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन लोन, ऋण पर ब्याज, ऋण पर ब्याज। और अकाउंटिंग पीरियड मतलब लेखांकन अवधि, मतलब आप अकाउंट कब से कब तक बनाते हो? 1 अप्रैल से 31 मार्च बनाते हो या 1 जनवरी से 31 दिसंबर बनाते हो? तो वो सब चीजें हम यहां पे लिखेंगे। ये सब चीजें कहीं पे आएगी बेटा? पार्टनरशिप डीड में आएगी। डन? अब बढ़ते आगे। देखो, अब अपना एक बच रहा था ओरल एग्रीमेंट। यहां पे शॉर्ट नोट पूछा जाता है पार्टनरशिप डीड पे, वो अपन ने पढ़ लिया। अब बात करते हैं ओरल एग्रीमेंट। अगर बंदों ने या पर्सन ने या पार्टनर ने अगर ओरल एग्रीमेंट करा है तो उसके ऊपर क्या रूल्स लगेंगे?
ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, एक एक नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वहां पे। देखिए क्या रूल है, पहला PSR, नाम याद रखना, PSR मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, लाभ हानि अनुपात, वो इक्वल रहेगा, बराबर। अगर दो पार्टनर है तो दोनों में प्रॉफिट कैसे या लॉस कैसे बटेगा, इक्वल, एक जैसे, बराबर, आधा आधा। तीन होंगे तो बराबर बटेगा तीनों में। अगर तीन पार्टनर है और मेरा प्रॉफिट है 1500, तो 1500 को 3 से डिवाइड कर दिया, यानी कि एक के हिस्से में कितना प्रॉफिट आया, 500 रुपए। डन। आगे बढ़ते हैं, चलिए दूसरा, रेमुनरेशन, किसी भी पार्टनर को कोई भी रेमुनरेशन नहीं दिया जाएगा। रेमुनरेशन का मतलब होता है पारिश्रमिक। रेमुनरेशन का मतलब क्या होता है, पारिश्रमिक। पहला तो पढ़ा था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, और किसी भी पार्टनर को हम कोई भी रेमुनरेशन नहीं देंगे। रेमुनरेशन की अगर बात करें तो बेटा रेमुनरेशन वर्ड जब भी आए तो तीन चीजें याद रखना है, सैलरी, बोनस और कमीशन, इन तीनों की बात होगी यहाँ। सैलरी यानी वेतन, बोनस को बोनस ही बोलेंगे, और कमीशन को भी हम हिंदी में क्या बोलेंगे, कमीशन बोल दो या दलाली बोल दो। वैसे दलाली ब्रोकरेज के लिए आता है, पर कमीशन ही याद रखना। तो कोई भी पार्टनर को हम कोई भी रेमुनरेशन नहीं देंगे। तीसरा IOC, चौथा IOD और पांचवा IOL। IOC मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा, लेकिन इसकी फिक्स रेट है 6% पर एनम। ध्यान रहे, रेट कितनी है, 6% पर एनम। ठीक है। अब देखो यहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन द एब्सेंस ऑफ डीड, इंटरेस्ट ऑन लोन की रेट क्या रहेगी। एब्सेंस ऑफ डीड मतलब जब मौखिक एग्रीमेंट किया है, जब पार्टनरशिप डीड अनुपस्थित है तब की बात हो रही। और ऑप्शन क्या दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन की रेट पूछी है। ऑप्शन बोला है 6% पर मंथ, 0.5% पर मंथ, 12% पर एनम, 8% पर एनम। देखो रेट कैसे दिए। अब यहां अपनी जो रेट है वो पर एनम है 6%, यानी कि पूरे साल की 6%। तो पर एनम में 2 है तो ये 2 ऑप्शन तो नहीं आएंगे। ये पर मंथ है तो इसको मंथ में कन्वर्ट कर लो। 6 12 महीने की है तो 12 से डिवाइड करा तो एक महीने की रेट आएगी 0.5% पर मंथ। तो अपना ऑप्शन क्या आएगा, बी, 0.5% पर मंथ हम क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन। या पूरे साल का कितना देंगे, 6% देंगे। डन है। आगे बढ़ते हैं। अब आइए इसकी डेफिनेशन वेफिनेशन सब पढ़ी जाएगी। चलिए इसकी डेफिनेशन और ये सब पढ़ते हैं अपन। चलिए अपन ने ऊपर का ब्रीफ पढ़ लिया, पढ़ते हैं क्या क्या लिखा हुआ है नोट्स में। कि भारतीय साझेदारी अधिनियम कौन सा है, 1932 है अपना, 1932 है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एक्ट के बारे में लिखा हुआ है। आगे, दिस एक्ट एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अक्टूबर 1932। यह अधिनियम कब अप्लाई हुआ था, 1 अक्टूबर 1932। ये डेट याद रखनी है, 1 अक्टूबर 1932। ठीक। आगे अब पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ते हैं बेटा। डेफिनेशन क्या है, थोड़ा ढंग से पढ़ना। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4, पहला तो याद रखना है आपको, धारा 4। पार्टनरशिप की डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 4 में। सेक्शन 4 में डेफिनेशन दे रखी है, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट of a firm या of a business which is carried by all or any of them acting for all। समझना क्या बोला कि भारतीय साझेदारी अधिनियम
धारा 4 के अनुसार साझेदारी व्यक्तियों के बीच में एक रिलेशन, एक संबंध है। ये एक रिलेशन है पर्सन के बीच में। कौन से पर्सन? जो एग्री हुए हैं प्रॉफिट को बांटने के लिए। काय को बांटने के लिए? प्रॉफिट को बांटने के लिए। अब प्रॉफिट किसका? बिजनेस का। अब बिजनेस को कौन चलाएगा? तो बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्या बोला है? या तो कोई एक पर्सन चला सकता है, एक पार्टनर बिजनेस को चला सकता है, या एक के बिहाफ पे या सभी एक साथ बिजनेस क्या कर सकते हैं? कैरी कर सकते हैं। यानी कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं कि बिजनेस को या तो सारे पार्टनर चला सकते हैं, या सभी के बिहाफ पे एक पर्सन या एक पार्टनर भी क्या कर सकता है? बिजनेस को चला सकता है। ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन है। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है? किसमें क्या क्या याद रखना है? तो धारा 4 सेक्शन 4 याद रखना है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का। उसमें बोला है कि ये व्यक्तियों के बीच में क्या है? संबंध है। पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन पर्सन। ठीक है, ये पर्सन क्यों है? ये एग्री हुए, सहमत हुए, किसको? लाभ हानि को बांटने के लिए। और लाभ हानि किसका? बिजनेस के लाभ हानि को बांटने के लिए। और उस बिजनेस को या तो कोई एक पार्टनर चलाएगा या सभी पार्टनर चलाएंगे। डन है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, पार्टनर की डेफिनेशन क्या है? पढ़ लेना। फर्म की क्या है? ये कोई काम की है नहीं। पार्टनर की डेफिनेशन देखो क्या लिखा है? पर्सन हु एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद अदर या विद अनदर आर इंडिविजुअली आर कॉल्ड पार्टनर। जब एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत रूप से साझेदारी में सम्मिलित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? साझेदार बोलेंगे। ठीक, इतनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम फर्म की कि फर्म क्या है। फर्म, जिस नाम से हम बिजनेस कर रहे हैं उसे ही हम क्या बोलेंगे? फर्म बोलेंगे। जिस नाम से बिजनेस किया जा रहा है उसे क्या बोलेंगे? फर्म। जैसे एबीएन कंपनी, तो ये फर्म है। ठीक है, आगे नंबर ऑफ पार्टनर की हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ पार्टनर कितने होने चाहिए। तो पहले दे रखा है न्यूनतम मिनिमम, तो मिनिमम होने चाहिए एटलीस्ट 2, कम से कम 2। और ये कहाँ लिखा है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा हुआ है। अगली बात अधिकतम यानी कि मैक्सिमम की बात करते तो ये होने चाहिए 50। और ये लिख रखा है आपका कंपनी अधिनियम 2013 यानी कि कंपनी एक्ट 2013 में लिखा हुआ है। डन है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पार्टनर। साझेदार की अयोग्यता है, यानी कि कम एक पर्सन को पार्टनर नहीं बना सकते हैं। अभी तो हमने पढ़ा था कि 2 मिनिमम होने चाहिए और 50 होने चाहिए मैक्सिमम। तो हम किन किन बंदों को या किन किन पर्सन को हम पार्टनर नहीं बना सकते उसके बारे में क्या बोला है? तो पहले बोला है डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, घोषित दिवालिया। ऐसा पर्सन जिसको कानूनी रूप से या कोर्ट ने क्या कर दिया? दिवालिया घोषित कर दिया है। क्या घोषित कर दिया है? दिवालिया। दिवालिया मतलब इंसॉल्वेंट, जिसके पास अब पैसा नहीं है लायबिलिटी चुकाने का, तो उस बंदे को हम पार्टनर नहीं बना सकते हैं। दूसरा मंदबुद्धि, अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड या मंदबुद्धि जो आदमी है, बेवकूफ, पागल, इनको भी हम पार्टनर नहीं बना सकते क्योंकि इनके साथ हम कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट नहीं कर सकते। तीसरा पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, या अन्य कानून द्वारा किसी भी व्यक्ति को अगर मना कर रखा है कि इसे आप पार्टनर नहीं बना सकते हो तो हम उसे पार्टनर नहीं बनाएंगे। समझे बात? यानी कि 3 चीजें याद रखना। पहला है डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, घोषित दिवालिया है। दूसरा अनसाउंड माइंड, मंदबुद्धि, बेवकूफ, पागल, इनको भी हम पार्टनर नहीं बना सकते हैं। और तीसरा है पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी अदर लॉ, या अन्य कानून द्वारा अयोग्य व्यक्ति, इनको हम पार्टनर नहीं बना सकते हैं। अब बहुत सी बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, समझना क्वेश्चन क्या है। सीबीएसई में तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। देखो क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कैन अ माइनर बी एडमिटेड एज अ पार्टनर। माइनर का मतलब होता है अवयस्क। अवयस्क जो भी वोट नहीं डाल सकता है, ठीक है, 18 साल से कम है, उसे हम क्या बोलेंगे? माइनर।
तो क्वेश्चन पूछा क्या माइनर को हम पार्टनर बना सकते हैं क्या? तो बेटा क्वेश्चन का आंसर क्या है? हाँ, हम पार्टनर बना सकते हैं, लेकिन काय के लिए? सिर्फ बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। हम साझेदार को, माइनर अवयस्क बच्चे को या अवयस्क बंदे को हम पार्टनर बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट के लिए बनाएंगे, बेनिफिट के लिए बनाएंगे, लॉस के लिए हम उसे पार्टनर नहीं बनाएंगे। डन है? आगे एक क्वेश्चन और है, बेहतरीन क्वेश्चन है। कैन अ फर्म बिकम अ पार्टनर इन अनदर फर्म और अ कंपनी? समझो क्या बोल रहा है, समझना। ये लीजिए साहब, अपनी फर्म में ए बी एंड कंपनी, एक कंपनी है बी डी एंड कंपनी। यहाँ दो पार्टनर है ए और बी, यहाँ भी दो पार्टनर है बी और डी। अब जो बी डी एंड कंपनी है, जो फर्म है, ये एक पर्सन को, यानी कि इस पूरी कंपनी को, ए बी एंड कंपनी को क्या बनाना चाह रही है? पार्टनर बनाना चाह रही है। क्वेश्चन समझना कि एक पार्टनरशिप फर्म दूसरी पार्टनरशिप फर्म में क्या पार्टनर बन सकती है क्या? तो बेटा आपका जवाब आएगा नहीं, नो। क्यों? क्योंकि जो ए बी एंड कंपनी है कोई कानूनी पर्सन नहीं है, ये लीगल पर्सन नहीं है, कानूनी व्यक्ति नहीं है ये, इसलिए हम इसे पार्टनर नहीं बना सकते, ना ही कंपनी में शेयर खरीद सकते हैं, मेंबर बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है आगे? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, व्हाई डज द नीड ऑफ पार्टनरशिप? पार्टनरशिप की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो बेटा आपने 11th में जब बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पढ़ी थी, उसमें एक चैप्टर था फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपने पढ़ा होगा सोल प्रोप्राइटर या सोल ट्रेडर, एकल व्यक्ति, एकल व्यापारी। तो उसकी जितनी भी सीमाएं हैं, एकल व्यक्ति की या सोल प्रोप्राइटर की जितनी भी सीमाएं या लिमिटेशन है, उनको दूर करने के लिए हम क्या बनाते हैं? पार्टनरशिप बनाते हैं। लिखा है टू रिजोल्व द लिमिटेशन ऑफ स्कोप ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या क्या कम, एक बंदा अगर बिजनेस करता था उसमें क्या क्या दिक्कत होती थी? उसके पास पूंजी लिमिटेड होती थी, लेकिन अगर हम पार्टनरशिप कर लेंगे तो 5 जने हैं, 50 जने, तो 50 ही जने कैपिटल लेके आएंगे तो पूंजी ज़्यादा हो जाएगी। वहाँ मैनेजमेंट एक ही बंदा, सारे डिसीजन एक ही बंदा लेता था, लेकिन पार्टनर में सारे पार्टनर मिलकर डिसीजन लेते हैं। तो ये कुछ फायदे हैं। तो इन फायदों के लिए हम क्या करते हैं? पार्टनरशिप करते हैं, यानी कि सोल प्रोप्राइटर में जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए क्या की जाएगी? पार्टनरशिप की जाएगी। डन? यही हिंदी में भी लिखा है बेटा, हिंदी मीडियम वाले इधर से पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं, आइए ये एक टॉपिक है, ये भी पढ़ी लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर या एलिमेंट, विशेषताएं बोल दो, लक्षण बोल दो, या मेन एलिमेंट, मुख्य तत्व बोल दो। पार्टनरशिप के क्या है? पहला, 2 और मोर पर्सन। एक पार्टनरशिप में कम से कम 2 बंदे होने चाहिए। पार्टनरशिप में कितने पर्सन होने चाहिए? कम से कम बेटा 2 पर्सन तो होने चाहिए। और मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 50 या 50 से ज्यादा, 50 या उससे कम। मैक्सिमम है 50 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। यानी कि मिनिमम होने चाहिए 2, यानी कि कम से कम 2 बंदे तो पार्टनर होने ही चाहिए। एक जना पार्टनरशिप नहीं कर सकता है। हाँ, एक जना कंपनी जरूर बना सकता है, जब अपन इशू ऑफ शेयर पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे, पर पार्टनर एक जना पार्टनरशिप नहीं कर सकता है। पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 पर्सन की जरूरत पड़ेगी और ज्यादा से ज्यादा 50 जनों की जरूरत पड़ेगी। आगे, इनके बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए साहब, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ठीक है, पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट का क्या होता है बेटा? रिजल्ट होता है, लिखा हुआ है, एक समझौते के क्या होता है? परिणाम होता है। अब पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट होता है वो 2 तरीके का होता है, ओरल और रिटन, लिखित और मौखिक। डन? आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला है? नेक्स्ट है लॉफुल बिजनेस। ध्यान रहे, पार्टनरशिप जो की जाएगी, साझेदारी जो की जाएगी, वो लीगल बिजनेस के लिए की जाएगी। इलीगल बिजनेस के लिए हम पार्टनरशिप नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो वो इस पॉइंट में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी, तो बेटा ध्यान रखना, हर पर्सन, हर पार्टनर
एजेंट का काम भी करता है और प्रिंसिपल का काम भी करता है। यहाँ पे समझना, हर पार्टनर, क्या बोल रहा हूं मैं, हर पार्टनर, हर साझेदार एजेंट और प्रधान यानी कि प्रिंसिपल दोनों का काम करता है फर्म के लिए। समझना, अपन ने जब बिजनेस पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ी थी सेक्शन 4 में, तो उसमें लिखा था कि बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मान लो, देखना, 3 पार्टनर ए, बी और सी, ठीक, ये अपनी फर्म है ए बी सी एंड कंपनी। तो चलिए, ये तो हो गया प्रिंसिपल, क्या हो गया, प्रिंसिपल। इनके लिए एजेंट के रूप में काम करेंगे कौन, एबीसी, एजेंट, ये एजेंट के रूप में काम करेंगे। डन है। नेक्स्ट, मान लो अपन ने पढ़ा था कि कोई भी एक भी पर्सन भी क्या कर सकता है, बिजनेस चला सकता है। मान लो ए बिजनेस चला रहा है, बी और सी बिजनेस चला नहीं रहे, तो इन बी सी के लिए भी ए क्या हो गया, एजेंट हो गया, और बी सी यहाँ क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। तो इन्हें बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी, यानी कि एक पार्टनर प्रिंसिपल भी हो सकता है, साथ ही क्या हो सकता है, एजेंट भी हो सकता है फर्म के लिए और पार्टनर के लिए। डन है। आगे बढ़ते हैं साहब, चलिए आगे क्या बोला है, ये अच्छा पॉइंट है पहला, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। अपन ने याद हो तो 11th में पढ़ा है, बिजनेस अकाउंट में कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होता है जिसमें होता है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या बोलता है कि बिजनेस और बिजनेस का ओनर दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। लेकिन पार्टनरशिप में बेटा ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता है, यानी कि फर्म और पार्टनर दोनों को एक ही व्यक्ति माना गया है, दोनों को अलग अलग नहीं माना गया है। ठीक, तो ये लिखा हुआ है अपना सेपरेट लीगल एंटिटी में। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटी, असीमित दायित्व। यहाँ पे साझेदारों का यानी कि पार्टनरशिप में बेटा साझेदारों का जो दायित्व होगा, जो लायबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड होगी। अनलिमिटेड मतलब अगर फर्म के पास प्रॉपर पैसा नहीं है लायबिलिटी चुकाने के लिए, तो फिर बेटा पार्टनर की व्यक्तिगत संपत्ति भी क्या लग जाएगी, दांव पे लग जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होना चाहिए, इनके बीच में लाभ को बांटने के लिए एक प्रॉपर क्या होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है। एक है रजिस्ट्रेशन, क्या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में हमें क्या इनका रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए क्या, तो बेटा ये वॉलेंट्री है यानी कि स्वैच्छिक है। अगर आपकी इच्छा पड़े तो आप रजिस्ट्रेशन कराओ, पंजीकरण कराओ, और अगर आपकी इच्छा नहीं है तो पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं है, मतलब ये ऑप्शनल है। डन है। तो ये थी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बात करते हैं अपन, आइए पार्टनरशिप डीड के बारे में। चलिए पार्टनरशिप डीड क्या बोलता है, ये भी अभी अपन ने पढ़ा था। सबसे पहले लिखा है इट इज अ रिटन एग्रीमेंट, ये एक लिखित समझौता है। इट इंक्लूड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप, इसमें शर्त वो नियम लिखे होते हैं साझेदारी के। इसका एक और नाम क्या है, साझेदारी अनुच्छेद बोल दो या साझेदारी पार्षद बोल दो या आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप बोल दो। इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है सब कुछ अपन ने पढ़ लिया है। फर्म का नाम पता, साझेदार का नाम पता, कौन कितनी पूंजी लगाएगा, बिजनेस स्टार्ट करने की तारीख यानी कि पार्टनरशिप स्टार्ट करने की डेट, अकाउंटिंग पीरियड क्या रहेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, रेम्यूनरेशन और एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू द पार्टनरशिप। ये सब चीजें हम कहाँ लिखेंगे बेटा, पार्टनरशिप डीड में। नेक्स्ट चलिए ज्यादा बड़ा हो गया, हाँ पढ़ते हैं। रूल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, रूल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या बोल रहा है, यानी कि जब ओरल एग्रीमेंट किए तो कौन कौन से रूल एप्लीकेबल होंगे। लिखा है इन केस ऑफ ओरल एग्रीमेंट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, पहली बात करते हैं लाभ बांटने का अनुपात, यानी कि लाभ हानि अनुपात वो क्या रहेगा, बराबर रहेगा, इक्वल रहेगा। पारिश्रमिक कुछ भी नहीं दिया जाएगा। रेम्यूनरेशन में बेटा मैंने बोला था सैलरी, बोनस, कमीशन तीनों चीज नहीं देंगे किसी भी पार्टनर को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, आहरण पे ब्याज नहीं दिया जाएगा, ऋण पे ब्याज दिया जाएगा लेकिन 6% पर एनम, याद रखना। ठीक, 2 पॉइंट और लिखे, ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस,
बिजनेस को चलाने के लिए हर पार्टनर या हर साझेदार क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, उसमें भाग ले सकता है। क्योंकि अपन ने डेफिनेशन में पढ़ा है कि बिजनेस कैरिड बाय वन, कि बिजनेस को कैरिड बाय ऑल, यानी कि सभी चला सकते हैं या सबके बिहाफ पे एक बंदा भी चला सकता है। नेक्स्ट, कोई भी पार्टनर फर्म की जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट है, किताबें, खाते हैं, पुस्तकें, फर्म की पुस्तकें, उनका निरीक्षण कर सकता है और उनकी एक क्या ले सकता है बेटा, फोटोकॉपी भी ले सकता है। आगे बढ़ते, नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस या फिर रीजन ऑफ पार्टनरशिप डीड पढ़ा था अपन ने कि दो एग्रीमेंट होते हैं, रिटन और ओरल। रिटन एग्रीमेंट को तो अपन क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। रिटन एग्रीमेंट को क्या बोला जाता है बेटा, ये रिटन एग्रीमेंट होता है, लिखित समझौता, रिटन एग्रीमेंट। तो बोल रहा है कि दोनों में से बेस्ट क्यों है, ओरल बेस्ट है या रिटन, तो हमें पता है रिटन है, तो रिटन बेस्ट क्यों है, तो पहला लिखा है आरडीएल, राइट, ड्यूटी और लायबिलिटी डिसाइड करने के लिए पार्टनर के, मतलब अधिकार, कर्तव्य और दायित्व को निर्धारित करने के लिए। दूसरा है अगर इनके बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो उससे बचने के लिए। तीसरा है डिस्प्यूट, अगर उनके बीच में कोई विवाद हो जाता है तो उससे आसानी से निपटने के लिए हम क्या करते हैं, पार्टनरशिप डीड का यूज करते हैं। डन है। चलिए बेटा, मेन जो एग्जाम से रिलेटेड अपनी थ्योरी थी वो होगी खत्म। इसके बाद अपन जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें अपन इसमें पढ़ेंगे कि कितने अकाउंट बनाए जाते हैं, कौन कौन से अकाउंट बनाए जाएंगे पार्टनरशिप डीड में, वो चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे।